Hello students, today we will start next chapter and the name of this chapter is continuity and differentiability. So in this chapter we will study about to the continuity as well as differentiability of the functions. Means when a function would be continuous and when a function would be discontinuous, when a function would be differentiable and when it will be non-differentiable. Understand? So firstly, in this chapter, we will study about to the continuity of the functions. Means if I have a function, then this function would be continuous under which circumstances and this would be discontinuous under which circumstances. Understand? So what is the meaning of continuity for a function? So continuity means if the graph of any function is not breaking at any point, then that function is called continuous. And if the graph of any function is breaking at least one of the point, then that function is called discontinuous function. Understand? Means अगर किसी फंक्शन का ग्राफ किसी भी पॉइंट पे ब्रेक नहीं हो रहा है, वो वेल कनेक्टेड है, तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन कहलाता है, अदरवाइज वो फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन कहलाता है. अंडरस्टैंड? मीन्स अगर एक भी पॉइंट पे उसका ग्राफ ब्रेक हो गया तो फिर वो ओवरऑल फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, मान लिया मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड दूसरा फंक्शन है y इज इक्वल टू, ये दूसरा फंक्शन इस टाइप से है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर व्हेन x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 एंड द वैल्यू ऑफ y इज 3 व्हेन x इज लेस देन 0. ये मेरे पास टू फंक्शंस हैं. अगर हम इन दोनों फंक्शंस के ग्राफ बनाएं तो हम देखते हैं कि हमें इनके किस टाइप से ग्राफ मिलते हैं. तो सबसे पहले y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मेरा एक पैराबोला होता है और इसका ग्राफ इस टाइप से बनता है. ठीक, फिर इसके बाद इसका ग्राफ बनाते हैं. तो इसका ग्राफ बनाने के लिए चूंकि ये मल्टी ब्रांच फंक्शन है, इसकी टू ब्रांच हैं, तो दोनों ब्रांच के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू अलग अलग डिफाइंड है, इसलिए इसका ग्राफ दोनों ब्रांच के करस्पॉन्डिंग अलग अलग आएगा. ठीक, तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ कंसीडर करेंगे व्हेन x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0. जब x की वैल्यू 0 ये पॉइंट होता है 0 या 0 से ग्रेटर है, तब y की वैल्यू किसके इक्वल है? एक्स स्क्वायर के इक्वल है. तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो ऐसे बनता है, लेकिन हमें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तभी चाहिए व्हेन x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0. मीन्स यहाँ पे हमको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ चाहिए. तो हम क्या करेंगे, केवल इतना पार्ट ही बनाएंगे, पूरा पार्ट ये नहीं बनाएंगे. अंडरस्टैंड? क्योंकि ये तभी डिफाइंड है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तभी डिफाइंड है व्हेन x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0. फिर इसके बाद जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तब y की वैल्यू क्या है? 3 है. तो y इज इक्वल टू 3 का जो ग्राफ है वो इस टाइप से बनेगा, इस टाइप से. ओके, अब यहाँ पे 0 के करस्पॉन्डिंग हम कौन सी वाली ब्रांच लेंगे? तो 0 के करस्पॉन्डिंग हम ये वाली ब्रांच लेंगे, क्योंकि जब x की वैल्यू एग्जैक्टली 0 है तब y की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर है. तो 0 के करस्पॉन्डिंग जो हम वैल्यू लेंगे वो इस वाली ब्रांच से इस वाले ग्राफ से ऑब्टेन करेंगे. इस वाले ग्राफ से ऑब्टेन नहीं करेंगे क्योंकि ये तभी डिफाइंड है जब x की वैल्यू 0 से छोटी है. अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, एक हेलो सर्कल बना देते हैं. हेलो सर्कल का मीनिंग ये हो गया कि जब x की वैल्यू 0 होगी तब हमें फंक्शन की वैल्यू इस वाले ग्राफ से ऑब्टेन करनी है, इस वाले ग्राफ से ऑब्टेन नहीं करनी है. अंडरस्टैंड? अगर हम ये डिस्टिंक्शन क्रिएट ना करते, ये डार्क सर्कल वाला, हेलो सर्कल वाला, तो हमारे माइंड में कन्फ्यूज़न रहता है कि 0 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू हम इस ब्रांच से फाइंड करें कि इस ब्रांच से फाइंड करें. तो 0 के करस्पॉन्डिंग जो भी ब्रांच डिफाइंड होती है वहाँ पे हम डार्क सर्कल लगा देते हैं, और जो ब्रांच डिफाइंड नहीं होती है, कोई उस ब्रांच से वैल्यू ना निकाल ले, इसलिए हम वहाँ पर हेलो सर्कल बना देते हैं. तो इससे सामने वाले को क्लियर हो जाता है कि 0 के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू लेनी है वो हमें इस ब्रांच के करस्पॉन्डिंग लेनी है. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? तो ये तो मेरे ग्राफ हो गए. दो फंक्शंस थे, पहला फंक्शन ये था, दूसरा फंक्शन ये था. अब इनके ग्राफ को आप लोग स्टडी करो. सबसे पहले हम इसके ग्राफ को देखते हैं. तो हम क्या देख रहे हैं कि जो इसका ग्राफ है वो कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे ब्रेक होता नज़र नहीं आ रहा है, कहीं पे भी ये ब्रेक नहीं हो रहा है, हर जगह ये वेल कनेक्टेड है.
तो इसलिए ये ग्राफ मेरा कॉन्टिन्यूस फंक्शन कहलाता है। ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है? कॉन्टिन्यूस फंक्शन का ग्राफ है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अंडरस्टैंड? और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये हमारा एक सिंगल ग्राफ ही है, लेकिन इस सिंगल ग्राफ में आपको दो अलग अलग पार्ट दिख रहे हैं, एक ये पार्ट और दूसरा ये पार्ट। मीन्स ये ब्रेक होता दिख रहा है, तभी तो अलग अलग पार्ट्स दिख रहे हैं। अंडरस्टैंड? तो चूंकि ये ब्रेक हो गया, हालांकि एक ही पॉइंट पर ब्रेक हुआ है। कौन से एक पॉइंट पर? जीरो पर। जीरो पर ही तो इसके दो टुकड़े हो गए, एक ये और एक ये। तो कुल मिला के इसके दो टुकड़े तो हो गए ना, ब्रेक तो हो रहा है ना। तो इसलिए ये जो मेरा फंक्शन है ये डिसकॉन्टीन्यूअस फंक्शन कहलाता है। मीन्स ये कॉन्टीन्यूअस नहीं है, तो कौन सा फंक्शन है? डिसकॉन्टीन्यूअस फंक्शन है। अंडरस्टैंड? ये डिसकॉन्टीन्यूअस फंक्शन कहलाता है। तो कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूअस कब कहलाएगा? जब उसका ग्राफ हर पॉइंट पे वेल कनेक्टेड हो, तब वो कॉन्टीन्यूअस कहलाएगा। और अगर एक भी पॉइंट पे वो ब्रेक हो गया तो फिर वो डिसकॉन्टीन्यूअस कहलाएगा। अंडरस्टैंड? अब इसके बाद अगर हम आपसे कहें कि ये जो ग्राफ है ये कहाँ कहाँ कॉन्टीन्यूअस है, तो ये तो हर जगह कॉन्टीन्यूअस है, तभी तो हमने इसको कॉन्टीन्यूअस फंक्शन बोला। क्योंकि कॉन्टीन्यूअस फंक्शन क्या होता है? अगर किसी फंक्शन का ग्राफ हर जगह हर पॉइंट पे वेल कनेक्टेड है तो वो ग्राफ कॉन्टीन्यूअस फंक्शन का ग्राफ होता है, तो वो फंक्शन कॉन्टीन्यूअस फंक्शन कहलाता है। लेकिन इस केस में क्या है कि वैसे तो हर जगह ये कनेक्टेड है, लेकिन जीरो पर ये डिसकनेक्ट हो गया, जीरो पर इसके टू पार्ट्स हो गए, इसलिए ये मेरा ग्राफ डिसकॉन्टीन्यूअस फंक्शन का ग्राफ है। मीन्स इस केस में ये जो फंक्शन है ये कैसा फंक्शन है? डिसकॉन्टीन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि इसके टू पार्ट्स हो गए। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर तो ये कनेक्टेड था, यहाँ पर तो ये कॉन्टीन्यूअस था, यहाँ पर भी कॉन्टीन्यूअस था, यहाँ पर भी कॉन्टीन्यूअस था, हर जगह कॉन्टीन्यूअस है, हर जगह कॉन्टीन्यूअस है। देखिए इसके करस्पॉन्डिंग ऊपर जो पॉइंट है वहाँ पे ये ब्रेक थोड़ा हो रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग जो ऊपर पॉइंट है वहाँ पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है। ये हर जगह वेल कनेक्टेड है, लेकिन जीरो पर वेल कनेक्टेड नहीं है, जीरो पर ये डिसकनेक्ट हो गया, इसलिए ये मेरा जो ओवरऑल फंक्शन कहलाएगा ये डिसकॉन्टीन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। तो अगर किसी फंक्शन का ग्राफ किसी एक पॉइंट पे भी ब्रेक हो गया तो फिर वो फंक्शन कॉन्टीन्यूअस फंक्शन नहीं होगा। कौन सा फंक्शन होगा? देन वो डिसकॉन्टीन्यूअस फंक्शन होगा। अंडरस्टैंड? तो ये तो हमने ग्राफ के माध्यम से समझा कि कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूअस कब होता है एंड डिसकॉन्टीन्यूअस कब होता है। अब इसके बाद अगर हमको कोई भी फंक्शन गिवन है और उसकी कॉन्टीन्यूटी या डिसकॉन्टीन्यूटी के बारे में पूछा गया है, तो क्या हम हमेशा ग्राफ बनाएंगे? तो हम हमेशा ग्राफ बना के भी बता सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर फंक्शन का ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं है। हर फंक्शन का ग्राफ हम लोग इतनी आसानी से नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ग्राफ के बहुत सारे रूल्स होते हैं और वो सारे रूल्स अभी आप लोग को नहीं आते हैं, क्योंकि वो सारे रूल्स सीखने के लिए अभी आपको मैथमेटिक्स और हायर स्टैंडर्ड तक पढ़नी पड़ेगी, तभी आप सारे फंक्शन के ग्राफ को बनाने में एक्सपर्ट हो सकते हो। तो अभी अगर मान लिया हमको कोई टिपिकल टाइप का फंक्शन गिवन है और उस फंक्शन के किसी पॉइंट पर हमको देखना है कि वो फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है कि डिसकॉन्टीन्यूअस है, तो हम क्या करेंगे? क्योंकि हम उसका ग्राफ बना नहीं सकते, अब हम कैसे बताएंगे कि वो जो गिवन फंक्शन है वो गिवन पॉइंट पर कैसा है, कॉन्टीन्यूअस है कि डिसकॉन्टीन्यूअस है। अंडरस्टैंड? तो इसके लिए हम लोग एक मैथमेटिकल रूल ऑब्टेन करने वाले हैं। एक मैथमेटिकल रूल को समझते हैं, फिर हम उस रूल को जब समझ जाएंगे तो हम उसी रूल को चेक करेंगे कि ये वाला रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं। अगर वो रूल या वो प्रॉपर्टी फॉलो हो रही होगी किसी फंक्शन के लिए, तो वो फंक्शन गिवन पॉइंट पे, जो पॉइंट आपको गिवन होगा उस पे कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा, और अगर वो प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही होगी तो फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो वो प्रॉपर्टी क्या है उसको समझते हैं। मीन्स किसी फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी या डिसकॉन्टीन्यूटी को डिसाइड करने वाला प्रॉपर्टी क्या है, फार्मूला क्या है, जिसकी हेल्प से हम लोग बता सकें विदाउट स्केचिंग द ग्राफ दैट वेदर गिवन फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस और डिसकॉन्टीन्यूअस एट द गिवन पॉइंट। अंडरस्टैंड? तो चलिए इसको समझते हैं। तो मान लिया सबसे पहले हम एक ग्राफ लेते हैं कॉन्टीन्यूअस फंक्शन का, एक जनरल हम ग्राफ ले लेते हैं किसका? कॉन्टीन्यूअस फंक्शन का। ठीक है,
और हम उसमें समझते हैं कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कॉन्टीन्यूअस होगा तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जो हमेशा फुलफ़िल होगी, जो हमेशा फॉलो होगी, जिसकी हेल्प से हम किसी फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी या डिसकॉन्टीन्यूटी को डिसाइड कर सकते हैं। तो वो कंडीशन समझने के लिए मान लिया मेरे पास एक फंक्शन है जनरल y = f(x), ओके। और इसका जो ग्राफ है, क्योंकि हर फंक्शन का कोई ना कोई ग्राफ होता है, इसका ग्राफ मान लिया इस टाइप से है। अब इसके बाद इस फंक्शन के डोमेन में, क्योंकि कोई भी फंक्शन है उसका एक डोमेन होता है, तो इस फंक्शन के डोमेन में एक पॉइंट है a, मान लिया ये पॉइंट है a, और मुझे चेक करना है कि ये जो फंक्शन है, ये जो मेरा इतना बड़ा फंक्शन है, ये a पर कैसा है, कॉन्टीन्यूअस है कि डिसकॉन्टीन्यूअस है। क्योंकि एग्ज़ाम में आपको फंक्शन गिवन होगा और उस फंक्शन के किसी सर्टेन पॉइंट पर वो पूछेगा कि इस पॉइंट पर बताओ कि ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है कि नहीं है। अंडरस्टैंड? तो मान लिया a मेरा एक पॉइंट है और a पर ये हमें चेक करना है कि ये कॉन्टीन्यूअस है कि डिसकॉन्टीन्यूअस है। तो चूंकि मेरे पास फंक्शन का ग्राफ बना हुआ है तो इसमें तो मुझे दिख ही रहा है कि ये a पर कॉन्टीन्यूअस है, क्योंकि a के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है ग्राफ में वो ये है, और यहाँ पर देखिए आप, ये वेल कनेक्टेड है, ब्रेक नहीं हो रहा है, इसलिए a पर ये कॉन्टीन्यूअस है। अब अगर कोई फंक्शन a पर कॉन्टीन्यूअस है तो ऐसी कौन सी कंडीशन है, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो हमेशा होल्ड होगी? तो वो प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई फंक्शन a पर कॉन्टीन्यूअस होगा तो a पर फंक्शन की वैल्यू, a के जस्ट आगे वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, a के जस्ट पीछे वाले पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों वैल्यूज़ इक्वल होंगी। फिर से सुनिए कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट a पर एक्चुअल में कॉन्टीन्यूअस होगा तो a पर फंक्शन की वैल्यू, a के जस्ट आगे वाले पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, a के जस्ट पीछे वाले पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों की तीनों वैल्यूज़ इक्वल होंगी। क्यों? देखिए आप ग्राफ से समझिए। a पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो ये है, ये जो हाइट है, ये जो हाइट है यही फंक्शन की वैल्यू को शो करती है इन ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पर a पर जो आप हाइट देख रहे हो वो ये वाली हाइट है, ओके। अब a के जस्ट आगे वाला पॉइंट हम लेते हैं, तो a के जस्ट आगे वाला पॉइंट जो होगा वो हमें तभी मिलेगा जब हम a में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को ऐड करेंगे, क्योंकि हमें a के जस्ट आगे वाला पॉइंट चाहिए ना। तो a के जस्ट आगे वाला पॉइंट चाहिए तो a में हमें क्या करना पड़ेगा, जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है उसको हमें ऐड करना पड़ेगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, मैथ्स में हम स्मॉलेस्ट नंबर को क्या कंसीडर करते हैं, h। क्या कंसीडर करते हैं, h। तो a के जस्ट आगे वाला, जस्ट राइट वाला जो पॉइंट होगा वो a + h होगा। h के बारे में तो आपको पता ही होगा कि h जो होता है दिस इज़ वेरी 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 स्मॉल पॉजिटिव नंबर होता है, जो कि एग्जैक्टली जीरो तो नहीं होता है लेकिन जीरो के बहुत क्लोज्ड होता है। अंडरस्टैंड? ये जो h है ये बहुत ही वेरी 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 स्मॉल पॉजिटिव नंबर होता है, जो कि एग्जैक्टली जीरो तो नहीं है लेकिन जीरो के बहुत क्लोजेस्ट होता है, जीरो के बहुत क्लोज होता है। मतलब ऐसा मान के चलो कि जीरो के जस्ट बाद जो नंबर होता है वो h ही होता है। मतलब जीरो से जस्ट बड़ा जो नंबर होता है वो कौन सा नंबर है, वो है h। तो अगर देखा जाए तो h मेरा मैथमेटिक्स में सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर हो गया, नहीं हो गया? तो जब मैंने a में h को ऐड कर दिया तो मुझे a के जस्ट आगे वाला पॉइंट मिल जाएगा, है ना। तो a के जस्ट आगे वाला पॉइंट इसमें अगर लोकेट करना है तो a के जस्ट बगल में लोकेट करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम a के जस्ट बगल में उसको लोकेट कर देंगे तो आपको कम समझ में आएगा। तो आपको समझ में आ जाए इसलिए हम इसको थोड़ा दूर ले लेते हैं, लेकिन ये मैंने बहुत दूर ले लिया। बहुत दूर इसलिए ले लिया ताकि आपको जो मैं समझाना चाहता हूँ वो बिल्कुल क्लियर कट दिख जाए। अंडरस्टैंड? तो हमने ये पॉइंट कौन सा है, a + h। इसी टाइप से a के जस्ट पीछे वाला, जस्ट लेफ्ट वाला जो पॉइंट होगा वो मान लिया ये है, और ये जो मेरा पॉइंट है ये क्या होगा, a में सबसे छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तब ये पॉइंट मिलेगा। अंडरस्टैंड? यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब ये जो ये a के जस्ट आगे वाला पॉइंट है और जो जस्ट पीछे वाला पॉइंट है, इन पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यूज़ को देखते हैं। तो a + h पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो ये वाली हाइट होगी, और a - h पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो ये वाली हाइट होगी। तो आप क्या देख रहे हो कि अगर मेरा कोई फंक्शन a पे कॉन्टीन्यूअस है तो a पर फंक्शन की हाइट, a + h पे फंक्शन की हाइट, a - h पे फंक्शन की हाइट, तीनों हाइट्स इक्वल दिख रही हैं मुझको। इक्वल दिखने का मीनिंग क्या हुआ
कि इन तीनों पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यूज़ इक्वल होंगी। अगर कोई फंक्शन ए पर वाकई में कॉन्टिन्यूस होगा तो क्या होगा, ए पर फंक्शन की वैल्यू, ए के जस्ट आगे वाले पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, ए के जस्ट पीछे वाले पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों वैल्यूज़ क्या होंगी, इक्वल होंगी। अंडरस्टैंड। आप लोग ग्राफ में भी देख रहे होंगे। ग्राफ में तो चूँकि मैंने थोड़ा दूर दूर इन पॉइंट्स को ले लिया, तब भी मुझको देखो ये हाइट्स एग्जैक्टली इक्वल दिख रही हैं। लेकिन अगर मैं इनको बिल्कुल क्लोज लेता तब तो बिल्कुल ही इक्वल होती। अभी थोड़ा बहुत छोटी बड़ी लग रही होंगी, थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा होगा कि ये तीनों हाइट्स इक्वल नहीं हैं। उसका रीज़न क्या है कि a प्लस एच एंड a माइनस एच की बिल्कुल एक्चुअल पोजीशन को कंसीडर ना करना। अगर मैंने इनकी एक्चुअल पोजीशंस को कंसीडर किया होता, मींस a प्लस एच को a के जस्ट आगे लिया होता, a माइनस एच को a के जस्ट पीछे लिया होता, तो उस केस में तीनों हाइट्स बिल्कुल इक्वल दिखती। यहाँ पे भी हमको इक्वल दिख रही हैं। जब हमने इतना यहाँ पे दूर दूर इन पॉइंट्स को लिया है तब इक्वल है, तो जब पास लेंगे तब तो बिल्कुल ही इक्वल हो जाएंगी। तो यही हमारे लिए कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन का काम करेगा। क्या कि अगर कोई फंक्शन किसी भी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होगा तो उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, उस पॉइंट के जस्ट आगे वाले पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, उस पॉइंट के जस्ट पीछे वाले पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों वैल्यूज़ क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और ये फिनोमिना, ये इवेंट हमको तभी देखने को मिलेगी जब हमारा गिवन फंक्शन किसी पॉइंट पे वाकई में कॉन्टिन्यूस होगा। क्योंकि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस नहीं हुआ तो ये तीनों हाइट्स इक्वल आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो यही हमारे लिए एक कंडीशन है जिसके करस्पॉन्डिंग हम लोग चेक कर सकते हैं कि वेदर द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट द गिवन पॉइंट और नॉट। देखिए एक डिसकॉन्टिन्यूस का हम ग्राफ लेते हैं और उस पर देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया मेरे पास ये कोई फंक्शन है, जो मैंने अभी ग्राफ बनाया था उसी टाइप का हम ग्राफ ले लेते हैं, ठीक। ये इस टाइप का ग्राफ है और ये मेरा एक फंक्शन है, उसका ग्राफ ये है, ओके। अब आपको दिख रहा है ग्राफ में कि 0 पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, 0 पर ये ब्रेक हो रहा है, 0 पर ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो अगर 0 पर कॉन्टिन्यूस नहीं है तो 0 के करस्पॉन्डिंग हम इन तीनों हाइट्स के बारे में एनालिसिस करते हैं। तीनों हाइट्स का मीनिंग 0 के जस्ट आगे वाले हाइट, 0 के जस्ट पीछे वाले हाइट और 0 पर हाइट, इन तीनों हाइट्स को हम देखते हैं। तो देखिए 0 के करस्पॉन्डिंग मुझे ये ब्रांच लेनी है क्योंकि डार्क सर्किल इसमें है। तो 0 के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू ये वाली हाइट हो गई। ये जो हाइट है ये क्या है, 0 के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू है। फिर 0 के जस्ट आगे जो पॉइंट होगा उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो ये वाली हाइट होगी। 0 के जस्ट आगे जो पॉइंट होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो ये इतनी बड़ी वाली हाइट होगी। और 0 के जस्ट पीछे जो पॉइंट होगा उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू ये वाली हाइट होगी, है ना। तो आप यहाँ पे तीनों हाइट्स को बिल्कुल अलग अलग देख पा रहे हो। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये दोनों हाइट तो मुझे लगभग इक्वल दिख रही हैं, लेकिन ये वाली जो हाइट है इन दोनों के कंपैरिजन में बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा है। तो जब ये मेरा फंक्शन 0 पर डिसकॉन्टिन्यूस था तो मैंने क्या देखा कि ये जो तीनों हाइट्स हैं वो इक्वल नहीं मिलती हैं। तो तीनों हाइट्स हमको इक्वल तभी मिलेंगी जब हमारा गिवन फंक्शन किसी गिवन पॉइंट पे एक्चुअल में कॉन्टिन्यूस होगा। अगर कॉन्टिन्यूस नहीं होगा तो तीनों हाइट्स इक्वल नहीं मिल सकती हैं। तो इसी बात को हम कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन के लिए यूज़ करेंगे। मीन्स जब भी हमें ये चेक करना होगा कि कोई फंक्शन गिवन पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू देखेंगे, उस पॉइंट के जस्ट आगे वाले पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू देखेंगे, उस पॉइंट के जस्ट पीछे वाले पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू देखेंगे। अगर ये तीनों वैल्यूज़ हमको इक्वल मिल जाती हैं, साइमल्टेनियसली इक्वल मिल जाती हैं, तो फिर वो फंक्शन मेरा उस गिवन पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। और अगर इक्वल नहीं मिलती हैं तो फिर वो मेरा फंक्शन उस गिवन पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। अंडरस्टैंड। तो ये क्या था, एक बार फिर से देखते हैं। ये जो हाइट है ये क्या है, फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट a प्लस एच। ए प्लस एच पे फंक्शन की वैल्यू ये है। ये वाली जो हाइट है ये कौन सी हाइट है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a। ये जो बीच वाली हाइट है ये कौन सी वाली हाइट है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a। और ये जो इधर वाली हाइट है ये वाली, ये कौन सी हाइट है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a माइनस एच।
तो अगर कोई फंक्शन वाकई में किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होगा तो एफ ऑफ ए माइनस एच, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए प्लस एच, ये तीनों के तीनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और ए के जस्ट आगे वाले पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है, जस्ट राइट वाले पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है, और जस्ट पीछे वाले जो पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू है, इन वैल्यूज़ को हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट एंड इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। मींस इस वाली वैल्यू को बोलते हैं राइट हैंड लिमिट और इस वाली वैल्यू को बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। यहाँ पर लिमिट वर्ड हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे h यूज़ हो रहा है ना, और h क्या होता है, दिस इज़ वेरी 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 स्मॉल पॉजिटिव नंबर विच इज़ नॉट एग्जैक्टली जीरो बट इट इज़ टेंडिंग टू ज़ीरो। इसलिए जब भी हम कैलकुलस में जब भी हम यहाँ पे h यूज़ करेंगे तो h की लिमिट के बारे में ज़रूर लिखेंगे ताकि बिल्कुल क्लैरिफाई हो पाए कि यहाँ पर जो h यूज हुआ है वो एक्चुअल में क्या है। ठीक है, तो हम क्या, अगर कोई फंक्शन a पर कॉन्टीन्यूस होगा तो हमने क्या देखा कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a प्लस एच, और ये भी लिखना ज़रूरी है, लिमिट एज टेंडिंग टू ज़ीरो इज इक्वल टू होगा वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a माइनस एच, और यहाँ पर लिमिट एज टेंडिंग टू ज़ीरो, जहाँ पे भी h यूज़ होगा वहाँ पे लिमिट एज टेंडिंग टू ज़ीरो जरूर लिखा जाएगा, इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a। मीन्स अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कॉन्टीन्यूस होगा तो ये दोनों लिमिटिंग वैल्यूज़ एंड ये वाली वैल्यू, ये तीनों के तीनों साइमल्टेनियसली क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर ये तीनों इक्वल होंगे तो वो a पर कॉन्टीन्यूस कहलाएगा, और अगर ये तीनों इक्वल नहीं होंगे तो फिर वो a पर डिसकॉन्टीन्यूस कहलाएगा। ठीक है बच्चों, इसको ये जो वैल्यू है ये क्या है, a के जस्ट राइट में फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है। इसको हम क्या बोलेंगे, a के जस्ट राइट में फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है, तो इसको हम बच्चों राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट एट a। मीन्स a के जस्ट राइट में फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू, इसलिए इसको राइट हैंड लिमिट एट a। और ये क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट एट a, एंड दिस इज़ वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a। तो कोई फंक्शन अगर वाकई में कॉन्टीन्यूस होगा तो हम क्या बोलेंगे कि उस फंक्शन के लिए उस गिवन पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों इक्वल होना चाहिए। अगर ये तीनों इक्वल होंगी तो फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा, और अगर ये तीनों इक्वल नहीं होंगी तो फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूस होगा। क्योंकि हमने ग्राफ से समझा कि अगर कोई फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूस होगा तो ये तीनों इक्वल हो ही नहीं सकती। कोई दो तो इक्वल हो सकती हैं, लेकिन तीनों एक साथ इक्वल हो जाएं ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये तभी पॉसिबल होगा जब हमारा गिवन फंक्शन गिवन पॉइंट पे कॉन्टीन्यूस होगा। ठीक है, तो यही मेरे लिए एक मैथमेटिकल कंडीशन निकल के आ गई, मैथमेटिकल फार्मूला टाइप का निकल के आ गया, जिसकी हेल्प से मैं किसी भी फंक्शन के किसी भी पॉइंट पे कॉन्टीन्यूटी को डिस्कस कर सकता हूँ। अंडरस्टैंड? तो इसको आपको याद रखना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जब भी हम किसी फंक्शन की किसी पॉइंट पे कॉन्टीन्यूटी को चेकआउट करेंगे तो हमें इसी कंडीशन को देखना होगा। अगर ये कंडीशन होल्ड हो जाएगी तो वो फंक्शन कॉन्टीन्यूस हो जाएगा, और अगर ये होल्ड नहीं होगी तो वो फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूस हो जाएगा। अब कोई भी फंक्शन कॉन्टीन्यूस फंक्शन कब कहलाएगा, जब वो उसके डोमेन के सारे पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग कनेक्टेड हो, तब फंक्शन हमारा कॉन्टीन्यूस कहलाएगा। फिर से सुनिए, कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूस फंक्शन कब कहलाएगा, जब वो फंक्शन उसके डोमेन के सारे पॉइंट्स पे कनेक्टेड हो, तब वो फंक्शन कॉन्टीन्यूस फंक्शन कहलाएगा। अगर कोई फंक्शन उसके डोमेन के एक पॉइंट पे भी डिस्कनेक्ट हो गया, ब्रेक हो गया, तो फिर वो फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन कहलाएगा। मीन्स कॉन्टीन्यूटी के लिए इट इज़ नेसेसरी दैट फंक्शन should be connected at all the points of its domain। अंडरस्टैंड? क्योंकि अगर एक भी पॉइंट पे डिसकनेक्ट हो गया तो फिर वो कॉन्टीन्यूस फंक्शन नहीं होगा, तब वो कौन सा फंक्शन हो जाएगा, तब वो डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट टू द कॉन्टीन्यूटी एंड डिसकॉन्टीन्यूटी ऑफ द फंक्शंस। In the next lecture, I will discuss some questions in which we will discuss about to the continuity and discontinuity at the given point. Understand? So note down this. This is very important for you because this is the main condition corresponding to which we can identify whether the given function would be continuous or not. Understand? So note down this and wait for my next lecture
for the questions related to the continuity and discontinuity. So note down this.